Assalamu alaikum guys, how are you? It is Mr. Muhammad Mustafa and welcome to Open Knowledge and Technical Information channel. दोस्तों, मेरा चैनल मालूमात की बुनियाद पर बनाया गया है, तो मैं हर रोज़ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ। मेरी वीडियो किसी हिस्ट्री या इंफॉर्मेशन पर मबनी होती है जो आपके नॉलेज में इजाफ़ा करती है। तो दोस्तों, आप जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं या जो पहले से देख रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल घंटे को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रहमानुर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगलिया सल्तनत के बारे में। मुगलिया सल्तनत 1526 से 1857 तक बरज़गीर पर हुकूमत करने वाली एक बड़ी और मुस्लिम सल्तनत थी। मुगलिया सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 में पहली जंग पानीपत में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी। मुगलिया सल्तनत अपने दौर में तकरीबन पूरे बरज़गीर में हुकूमत करती थी, यानी मौजूदा दौर के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के ममालिक पर इनकी हुकूमत थी। सल्तनत मुगलिया का बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जो तैमूरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। हिंदुस्तान से पहले ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर काबिल का हुक्मरान था। 1526 को सल्तनत दिल्ली के बादशाह इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत जंग में बाबर ने अपने फ़ौज से 10 गुना ताकतवर फ़ौज से जंग लड़ी और इन पर गालिब हो गया, क्योंकि बाबर के पास बारूद और तोपें थीं, जबकि इब्राहिम लोदी के पास हाथी थे, जो तोपों की आवाज़ सुनकर बिगड़े और अपनी ही फ़ौजियों को रौंद गए। यूँ एक नई सल्तनत कायम हो गई, जो मौजूदा और गुज़िश्ता ज़माने में मुगलिया सल्तनत के नाम से जानी जाती है। लेकिन इस जंग में दिल्ली और आगरा को फतह किया गया था। चंद माह बाद बाबर के बड़े बेटे हुमायूं ने इब्राहिम लोदी की तमाम सल्तनत को फातह कर लिया। मुगलिया सल्तनत का सरकारी मज़हब इस्लाम था, लेकिन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपने दौर में एक नया मज़हब दीन इलाही राइज करने की कोशिश की, लेकिन लोगों पर इसका असर न पड़ा और जल्द ही ख़त्म हो गया। दीन इलाही मज़हब का मकसद ये था कि तमाम मज़हब वालों को इकट्ठा करना और हम आहंगी पैदा करना था। अकबर के मुताबिक दीन इस्लाम, हिंदू मत, मसीहत, सिख और ज़रतश्तियत मज़ाहिब के उम्दा और खालिस असूलों को इकट्ठा करके एक नया दीनी तस्वर कायम करना था, ताकि रायाओं में नाइतफाकियाँ दूर हों और भाईचारगी कायम हो। अकबर दीगर मज़ाहिब के साथ खुश बर्ताव करने और कदर करने के मकसद रखता था। दीन इलाही मज़हब के फ़रोग़ के लिए अकबर ने फतेहपुर सकरी शहर में एक इमारत की तामीर करवाई, जिसका नाम इबादत खाना रखा गया। इस इबादत खाना में तमाम मज़ाहिब के लोग जमा होते और मजहबी फ़लसफ़ा पर बहस व मुबाहिसा करते। इस बहस व मुबाहिसा के नताइज के बाद अकबर ने यह फैसला किया कि हक किसी मज़हब का विरसा नहीं, बल्कि हर मज़हब में हक और सच्चाई पाई जाती है। लेकिन अकबर की अनथक मेहनत के बावजूद अकबर का ईजाद करदा मज़हब राइज ना हो सका। बाकी तमाम शहनशाहों के दौर में सरकारी मज़हब इस्लाम ही रहा और मुग़ल बादशाह इस्लाम के बहुत पाबंद थे। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आलमगीर को इस्लाम की पाबंदी के हवाले से बड़ी अहमियत हासिल है। बाकी तमाम शहनशाह भी इस्लाम की बड़ी पाबंदी करते थे, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर को इस्लाम की पाबंदी के हवाले से बड़ी अहमियत हासिल थी, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ इस्लामी कवानीन राइज किए, बल्कि इस्लामी हुकूमत को बरज़गीर के कोने कोने में फैलाने की कोशिश की। मुगलिया सल्तनत की कौमी ज़बान फ़ारसी थी। चूँकि बाबर मुगलिया सल्तनत का बानी था, उसकी मादरी ज़बान भी फ़ारसी थी, इसीलिए मुगलिया सल्तनत की ज़बान जो है फ़ारसी थी। लेकिन इसको कुछ अर्सा तक दफ्तरी ज़बान और रस्मी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब उर्दू वजूद में आई तो उर्दू दफ्तरी ज़बान बनी। इससे कबल फ़ारसी सरकारी काम काज के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि उर्दू मुगलिया सल्तनत के दौर में अवाम की ज़बान थी। मुग़लों में बड़ी खामी ये थी कि इनमें जानशीनी का कोई कानून न था। एक बादशाह के मरने के बाद इसके बेटों और रिश्तेदारों के दरमियान जंग छिड़ जाती। जो शहजादा अपने हरीफों को शिकस्त देता और फातेह होता, वो तख्त मुगलिया का बादशाह बन जाता। जैसे कि बाबर को अपने मामू और चचा से लड़ना पड़ा और इसका भाई जहांगीर मिर्जा भी इसके लिए सरदर्द बन गया। बाबर की मौत के बाद इसका बेटा हुमायूं बादशाह बना। इसे अपने भाइयों की दुश्मनी का सामना करना पड़ा। उन्होंने हर माज पर इससे दुश्मनी की। हुमायूं को अफगान सरदारों की मुखालफत से नुकसान उठाना पड़ा। एक तरफ इसके साथ भाई दुश्मनी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अफगान के सरदारों ने इसे परेशान किया हुआ था। अफगान के सरदार शेर खान सूरी ने हुमायूं को शिकस्त देकर दिल्ली छोड़ने पर मजबूर किया। हुमायूं दिल्ली छोड़कर लाहौर पहुंचा ही था कि अफगान फौज ने इसे वहां से भी निकाल दिया।
ہمایوں شکست کھا کر ملتان پہنچا تو وہاں کامران مرزا نے ملتان میں قیام کے دوران اس کی پناہ گاہ کو توپ سے اڑانے کی کوشش کی، مگر ہمایوں محفوظ رہا۔ بالآخر وہ سندھ کے راستے ایران جا کر پناہ گزین ہوا۔ 15 سال بعد 1555 کو اسے ایک بار پھر مغل سلطنت حاصل ہوئی، مگر 1 سال سے کم عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کے بعد اکبر بادشاہ بنا۔ اکبر کی کسی نے مخالفت نہیں کی، صرف اس کا سوتیلا بھائی مرزا عبدالحکیم سازشی امراء کے بھڑکانے پر فوج لے کر لاہور پہنچا اور حملہ آور ہوا، لیکن اکبر کی فوج نے اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا اور اس نے تمام عمر قید میں گزاری۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا۔ اس کے بیٹے خسرو نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ جہانگیر نے باغی فوج کو شکست دے کر سرعام پھانسی دی اور شہزادہ خسرو کو اندھا کر دیا اور اس کی تمام عمر قید میں گزری۔ جہانگیر کے بعد شہزادہ خرم شاہ جہاں کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس کی مخالفت اس کے بھائی شہزادہ شہریار اور شہزادہ داور بخش نے کی، مگر شاہ جہاں کے وفاداروں نے انہیں شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ شہزادہ شہریار کو اندھا کر دیا اور شہزادہ داور بخش مارا گیا۔ 1658 میں شاہ جہاں کی زندگی میں اس کے بیٹوں کے درمیان تخت کے اصولوں سے خونریز جنگیں ہوئیں، جس میں اورنگزیب کو فتح ہوئی، جبکہ تمام شہزادے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہاں کو لال قلعے میں نظر بند کر دیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 1707 میں شاہ جہاں کے انتقال کے بعد ایک بار پھر جانشینی کی جنگیں چھڑ گئیں، جس میں شہزادہ اعظم معظم اور کامبخش نے حصہ لیا۔ شہزادہ معظم کامیاب رہا اور دوسرے شہزادے جنگوں میں مارے گئے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد 10 سال بعد کے عرصے میں 7 خونریز جنگیں ہوئیں، جس میں مغل حکومت کو بڑا نقصان ہوا۔ لاتعداد جرنیل، سپاہی اور جنگی فنون کے ماہر مارے گئے، جس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی۔ مغل حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر بہت سے صوبے دار باغی ہو گئے۔ انہوں نے مرکزی اطاعت سے انکار کر دیا۔ بنگال کے صوبے دار علی وردی خان نے بنگال کا حکمران ہونے کا اعلان کر دیا۔ مرکزی حکومت میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کو سزا دی جاتی۔ اس نے بغاوت کر کے خود کو وہاں کا حکمران قرار دے دیا۔ مرکز نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ پنجاب میں سکھ اور دھرانی حکومت کر رہے تھے۔ روہیل کھنڈ کی ریاست روہیلیہ سرداروں کے ماتحت تھی۔ بعض علاقوں میں مراٹھے چھائے ہوئے تھے۔ سلطنت مغلیہ سمٹ کر دلی کے گرد و نواح تک رہ گئی۔ کوئی ایسا حکمران نہ تھا جو ان باغیوں کے مقابلہ کرتا اور ان علاقوں کو دوبارہ مرکز کا حصہ بناتا۔ انشاءاللہ ہم آگے آپ کو مغلوں کی فل ہسٹری بتائیں گے۔ اس